जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी ज्ञान। दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें वस्तुओं को देखने में कौन योग्य बनाता है, यानी कि हम किसकी मदद से वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसका उत्तर है प्रकाश। देखिए दोस्तों, जब भी जो प्रकाश है वो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, छोटे प्रकाश स्रोत को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है किरण। तीसरा प्रश्न है, कौन सी किरणों से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी कि उन किरणों का क्या नाम है जिनसे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो उन्हें बोलते हैं परावर्तित किरण। इस इमेज में देखिए दोस्तों, ये सन है और सन से लाइट आ रही है और ये किसी वस्तु यानी कि फ्लावर से टकराने के बाद इस व्यक्ति के आंखों तक जा रही है। तो जो फ्लावर से टकराने के बाद जो किरण आई है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसी किरण की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है। तो इसका उत्तर है सीधी रेखा में। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश के रास्ते में छोटी वस्तु के होने पर प्रकाश के मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाना क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है प्रकाश का विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रकाश के रास्ते में कोई छोटी वस्तु रख देते हैं तो उस वस्तु के किनारों से वह प्रकाश मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, ये सोर्स से लाइट आ रही है और रास्ते में हमने उसकी गेंद रखी है, तो इस गेंद के किनारों के पास ये प्रकाश मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए अगला प्रश्न है, विवर्तन की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को क्या माना जाता है। तो दोस्तों, उसको माना जाता है तरंग, यानी कि वेव। सातवां प्रश्न है, प्रकाश का दूसरा रूप क्या माना जाता है। तो उत्तर है कणों का प्रवाह, यानी कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। आठवां प्रश्न है, वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रकाश न तो तरंग है और न ही कण। तो इसका उत्तर है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, यानी कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। नौवां प्रश्न है, प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, इस इमेज में सन से लाइट आ रही है और इस व्यक्ति के हाथ में एक मिरर या फिर कोई चमकीली सतह है, उससे टकराने के बाद ये किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही हैं। तो प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में परावर्तन बोला जाता है। 10वां प्रश्न है, चमकीली सतह से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। देखिए दोस्तों, ये प्रकाश का स्रोत है, यानी कि हमने टॉर्च ली है और टॉर्च से जो प्रकाश आ रहा है, हम इन किरणों की बात कर रहे हैं जो प्रकाश के स्रोत से निकल रही हैं और टकराने से पहले इस किरण का नाम होता है आपतित किरण, और टकराने के बाद इसको बोला जाता है परावर्तित किरण, क्योंकि इसका परावर्तन हो चुका है तो इसके बाद इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। प्रश्न नंबर 11 है, चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपतित किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ जाती है तो उस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण, यानी कि इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। और जो किसी स्रोत से जो लाइट आ रही है टकराने से पहले वाली जो लाइट है उसको बोलेंगे आपतित किरण। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका उत्तर है 2। 13वां प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं।
तो इसका उत्तर है बराबर। देखिए दोस्तों, जो आपतन कोण होता है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और जो परावर्तन कोण होता है वो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। तो पहला नियम तो ये है कि ये दोनों कोण हमेशा बराबर रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, परावर्तन में आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी कहाँ होते हैं? तो इसका उत्तर है एक ही तल में। देखिए दोस्तों, पहला नियम था कि दोनों जो कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, वो दोनों बराबर होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो है कि जो आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होंगे, यानी कि ये एक ही जगह मिलेंगे। चलिए 15वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो इसका उत्तर है आभासी, बराबर, सीधा तथा पार्श्व परिवर्तित। देखिए दोस्तों, इस इमेज में आपको एक लड़की दिख रही है, इसके सामने ये समतल दर्पण रखा है। तो दोस्तों, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जितना इस लड़की का साइज है यानी कि बिंब का साइज है, उतना ही इसके प्रतिबिंब का भी साइज है। और सीधा बनेगा, यानी कि इस लड़की के जो सर है वो ऊपर है, तो प्रतिबिंब का भी जो सर है वो ऊपर है। लेकिन पार्श्व परिवर्तित होता है। ध्यान से देखिए, जो इस लड़की का ये लेफ्ट वाला हाथ है, वो प्रतिबिंब के अंदर उसका राइट वाला हाथ दिखाई दे रहा है। केवल यही अंतर आता है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। चलिए 16वां प्रश्न है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उन्हें बोलते हैं गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। 17वां प्रश्न है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इस इमेज में ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक अवतल दर्पण है क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ यानी चमकीली सतह है वो अंदर की तरफ धंसी हुई है, और इसकी चमकीली सतह जो है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करती है। जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस बर्तन के ऊपर पड़ रही हैं। इस बर्तन में कुछ भी रखेंगे तो वह गर्म होने लगेगा। प्रश्न नंबर 18 है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखिए दोस्तों, ये उत्तल दर्पण का ही उदाहरण है। उत्तल दर्पण में जो चमकीली सतह होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। आपने इस टाइप के उत्तल दर्पण को किसी न किसी चौराहे पर अवश्य लगा देखा होगा। उत्तल दर्पण बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र जो है वो रखते हैं। तो 19वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ध्रुव, यानी कि पोल। प्रश्न नंबर 20 है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वक्रता केंद्र। देखिए दोस्तों, इस इमेज में जो ये दर्पण है ये किसी न किसी गोले का भाग है, तो इसका जो केंद्र है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और जो दर्पण है उसका जो केंद्र बिंदु है, यानी कि ये जो पी आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव। प्रश्न नंबर 21 है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर है परावर्तक पृष्ठ के सामने। देखिए दोस्तों, ये एक अवतल दर्पण है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है इसके सामने ही इसका वक्रता केंद्र है। प्रश्न नंबर 22 है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? इसका उत्तर है परावर्तक पृष्ठ के पीछे। देखिए दोस्तों, ये एक उत्तल दर्पण है, यानी कि इसकी जो बाहर वाली सतह है वो चमकीली है, इसलिए इसकी परावर्तक सतह के पीछे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है।
प्रश्न नंबर 23 है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। प्रश्न नंबर 24 है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। देखिए दोस्तों, ये गोलीय दर्पण है और इसका वक्रता केंद्र और ध्रुव से सीधी गुजरने वाली इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। 25वां प्रश्न है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो इसका उत्तर है 90 डिग्री का, यानी कि एक अभिलंब होता है। देखिए दोस्तों, जो मुख्य अक्ष है और जो इसका पोल यानी कि ध्रुव है, ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसलिए ये इस पर एक अभिलंब होता है। प्रश्न नंबर 26 है, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? इसका उत्तर है दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए दोस्तों, ये एक अवतल दर्पण है और ये अनंत से आने वाली किरणें परावर्तित होने के बाद इस बिंदु पर हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो जहाँ पे ये किरणें आपस में मिलती हैं वो इसका मुख्य फोकस कहलाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है फोकस दूरी। देखिए दोस्तों, जो मुख्य फोकस है वहां से लेकर पोल तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं द्वारक, यानी कि दर्पण का द्वारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर। देखिए दोस्तों, ये होती है वृत्ताकार सीमा रेखा और इसको बोलते हैं हम दर्पण का द्वारक, यानी कि अपर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का आपस में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है आधी, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर हम फोकस दूरी का दुगना लेंगे तो वक्रता त्रिज्या के ही बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम कितनी परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है 2 प्रतिच्छेदी परावर्तित किरणें। 31वां प्रश्न है, टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण का। प्रश्न नंबर 32 है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर भी है अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 33 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं? इसका उत्तर है अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 34 है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है अवतल दर्पण। देखिए दोस्तों, जो अवतल दर्पण है वो किरणों को एक जगह इकट्ठी कर देता है और उस स्थान पर हम किसी बर्तन को रखकर उसमें खाना वगैरह पका सकते हैं। ये देखिए, इस इमेज में भी अवतल दर्पण लिया गया है। जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो इसकी सतह से टकराकर इस बर्तन के ऊपर पड़ता है और ये बर्तन उसी बिंदु पर स्थित होता है जहां उसका मुख्य फोकस होता है। प्रश्न नंबर 35 है, वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण का। प्रश्न नंबर 36 है, उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका उत्तर है छोटा तथा सीधा। 37वां प्रश्न है, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? इसका उत्तर है बहुत अधिक।
प्रश्न नंबर 38 है, गोल या दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन में किस परिपाटी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का। देखिए दोस्तों, इस परिपाटी को समझने से पहले आप ग्राफ को याद कीजिए। इसमें एक वाई एक्स होता है और एक एक्स एक्स होता है। जो ऊपर वाला वाई होता है वो प्लस का लिया जाता है और जो नीचे होता है वाई वो माइनस का लिया जाता है। उसी प्रकार जो एक्स होता है वो इधर प्लस का होता है और लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव लिया जाता है। और जहाँ पे ये दोनों आपस में काटते हैं उसको मूल बिंदु लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है इसको समझिए। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जो राइट साइड की दूरी होगी वो प्लस में ली जाती है और जो लेफ्ट साइड में दूरी ली जाती है वो माइनस में ली जाती है। उसी प्रकार जो प्लस के वाई की तरफ की जो दूरी होगी यानी कि जो ऊंचाई है वो प्लस वाई की तरफ जा रही है तो ये भी प्लस में ली जाएगी। और जो माइनस वाई की तरफ जो दूरी आ रही है वो नेगेटिव ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 39वां प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण का मूल बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर है दर्पण का ध्रुव। प्रश्न नंबर 40 है, बिंब यानी वस्तु को सदैव दर्पण के किस ओर रखा जाता है? तो इसका उत्तर है बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड। प्रश्न नंबर 41 है, ध्रुव से बिंब यानी वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं बिंब दूरी, जिसको यू से डिनोट करते हैं। 42वां प्रश्न है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसको वी से डिनोट करते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, गोलीय दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन का क्या सूत्र है? तो इसका उत्तर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो प्रश्न नंबर 45 है, बिंब की ऊंचाई कैसे ली जाती है? तो उसको लेते हैं धनात्मक। प्रश्न नंबर 46 है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से क्या ज्ञात होता है? तो इसका उत्तर है वास्तविक प्रतिबिंब। 47वां प्रश्न है, आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह से क्या ज्ञात होता है? तो इसका उत्तर है आभासी प्रतिबिंब। प्रश्न नंबर 48 है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस इमेज को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक स्लैब है, कांच की स्लैब। इसमें से पीछे से एक किरण आ रही है। जब ये किरण इसके अंदर एंटर करेगी तो ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगी और जब उसके बाहर निकलेगी तो दोबारा अपने उसी रास्ते पर आ जाएगी। तो जो ये घटना है इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि इसमें जो ये प्रकाश की किरण सीधी जानी चाहिए थी ये अपने पथ से विचलित होकर जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए प्रश्न नंबर 49 है, पानी से भरे किसी टैंक, ताल या पोखर की तली उठी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो इसका उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 50 है, कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर भी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 51 है, पानी में आधी डूबी पेंसिल टूटी हुई क्यों दिखाई देती है? तो ये भी होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए दोस्तों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देखिए पानी में जो पेंसिल डुबोई गई है वो हमें आधी टूटी हुई प्रतीत हो रही है। अब इस तरफ वाले जो इमेज है उसको ध्यान से देखिए। ये जो प्रकाश आ रहा है इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जाकर अभिलंब की तरफ झुक जाता है और दोबारा विरल माध्यम में आने पर यह अभिलंब से दूर हट जाता है, जिसकी वजह से हमें जो बीच वाला पोर्शन है वो टूटा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 52 है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर होता है, यह किसका नियम है?
तो ये है दोस्तों स्नेल का अपवर्तन का नियम। प्रश्न नंबर 53 है, प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होती है? तो इसका उत्तर है निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। प्रश्न नंबर 54 है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। प्रश्न 55 है, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो दोस्तों ये है 2.42। प्रश्न नंबर 56 है, जल का अपवर्तनांक कितना है? तो दोस्तों ये है 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का अपवर्तनांक कितना है? तो इसका उत्तर है 1.0003। प्रश्न नंबर 58 है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा खाली स्थान की ओर झुक जाती है। तो इसका उत्तर आएगा अभिलंब की ओर। प्रश्न नंबर 59 है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं लेंस। प्रश्न प्रश्न नंबर 60 है, कौन सा लेंस किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा होता है? तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस या फिर द्वि उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 61 है, उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है अभिसारी लेंस। प्रश्न नंबर 62 है, किनारों से मोटा और बीच से पतला लेंस क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अवतल लेंस। देखिए दोस्तों, ये जो लेंस है ये बीच में से पतला है लेकिन किनारों से मोटा है, तो इसका नाम है अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 63 है, किरण प्रश्न नंबर 63 है, किरणों को अपसारित करने के कारण अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है अपसारी लेंस। प्रश्न नंबर 64 है, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, अवतल लेंस सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका उत्तर है आभासी, सीधा तथा छोटा। प्रश्न नंबर 66 है, परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इसका उत्तर है धनात्मक। प्रश्न नंबर 67 है, परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इसका उत्तर है ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 68 है, किसी लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर है फोकस दूरी पर। यानी कि जो क्षमता होती है वो जो फोकस दूरी है उसका उल्टा होती है। अगर फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो जो पावर है, क्षमता है, वो कम होगी, और अगर फोकस दूरी कम है तो दर्पण की या फिर किसी भी लेंस की जो पावर है वो ज़्यादा होगी। प्रश्न नंबर 69 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है डायोप्टर। प्रश्न नंबर 70 है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो इसका उत्तर है धनात्मक। प्रश्न नंबर 71 है, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो इसका उत्तर है ऋणात्मक। तो दोस्तों, हमने ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।